हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल दैट इज़ लीगल जस्टिस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन नंबर 14 टू 22 यानी 14 से लेकर के 22 सेक्शन को आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि उससे रिलेटेड क्या केसेस हैं। ये मेरी पार्ट 2 वीडियो है और पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिसमें मैंने एक्सप्लेन करा है सेक्शन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का पहला सेक्शन है सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 बताता है फ्री कॉन्सेंट के बारे में, दैट मीन्स स्वतंत्र सम्मति के बारे में। सम्मति की परिभाषा धारा 13 यानी सेक्शन नंबर 13 में दिया है। सम्मति का मतलब होता है यानी कॉन्सेंट का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की बात पर अपनी रजामंदी देता है तो उसको हम सम्मति बोलते हैं। लेकिन वो रजामंदी क्या ज़ोर ज़बरदस्ती में करी गई है या किसी के दबाव में करी गई है, लेकिन ऐसी सम्मति जो उसकी स्वयं हो यानी जो वॉलंटरली उसने कंसेंट दिया हो, तो ऐसे कंसेंट हम कहेंगे फ्री कॉन्सेंट। तो फ्री कॉन्सेंट की परिभाषा सेक्शन नंबर 14 में दी गई है। किसी व्यक्ति की कंसेंट को फ्री हम तब कहेंगे जब वो सेक्शन नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करेगी। सेक्शन नंबर 14 में बताता है हम स्वतंत्र सम्मति तब मानेंगे जब वो इन 5 त्रुटियों के बिना हो, यानी कि इन 5 जो फॉल्ट्स हैं इनके बिना अगर आपकी कंसेंट है देन इट इज सेड टू बी अ फ्री कंसेंट। तो वो 5 फॉल्ट्स हैं। नंबर 1 कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है ज़ोर ज़बरदस्ती। इसकी परिभाषा सेक्शन नंबर 15 में दी है। दूसरा है अनड्यू इन्फ्लुएंस यानी असामयिक असर। इसकी परिभाषा सेक्शन नंबर 16 में दी है। तीसरा है फ्रॉड यानी कपट, दैट इज इन सेक्शन नंबर 17। फोर्थ इज मिसरिप्रेजेंटेशन यानी कि मिथ्या प्रस्तुति, जो कि सेक्शन नंबर 18 में है। एंड द लास्ट वन इज मिस्टेक यानी भूल, वो सेक्शन 20 से लेकर के 22 तक है। सेक्शन नंबर 15 बताता है कि अगर कोई कंसेंट ज़ोर ज़बरदस्ती यानी कोरोजन से ली गई है तो ऐसी कंसेंट इनवैलिड होगी और ऐसी कंसेंट से करे गए हुए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब वॉइड होंगे। अब ज़ोर ज़बरदस्ती का मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति को किसी फियर में रख करके या उसको किसी धमकी दे करके कोई एक्ट या उससे कोई कंसेंट, उसकी रजामंदी ली जाए, तो ऐसी रजामंदी या ऐसा एक्सेप्टेंस हम कहेंगे कोरोजन यानी ज़ोर ज़बरदस्ती। तो अगर उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति की कंसेंट ली जा रही है, अगर वो व्यक्ति किसी ज़बरदस्ती में आ करके या किसी धमकी में आ करके अपनी रजामंदी देता है, तो ऐसी रजामंदी को हम कोरोजन यानी ज़ोर ज़बरदस्ती की रजामंदी कहेंगे। कोरोजन के 2 बेसिक एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है ऐसी कोई भी कंसेंट जो किसी धमकी में आ करके या फिर किसी क्राइम को कमिट करके ली गई हो, तो ऐसे कंसेंट हम कोरोजन कहेंगे। दूसरी कंडीशन है ऐसे कोई भी कंसेंट जो इंडियन पीनल कोड में दंडनीय है, वो सभी कंसेंट इनवैलिड होंगी यानी वॉइड होंगी। तो हमारा पहला केस है सेक्शन नंबर 15 का, रंगानायकम्मा वर्सेस अलवर शेट्टी। इस केस में बेसिकली एक यंग विडो होती है जिसकी एज अप्रॉक्स 13 ईयर्स होती है। इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। हस्बैंड की डेड बॉडी का जो भी क्रिमेशन है यानी कि जो भी अंतिम संस्कार है, उसको करने से पहले इस यंग विडो के ससुराल वालों ने एक कंडीशन रखी कि हम तभी तुम्हारे हस्बैंड की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे जब तुम एक बेबी बॉय को अडॉप्ट करोगी। अब यहाँ पे इसके हस्बैंड की डेड बॉडी का क्रिमेशन नहीं हो रहा था और उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि जब तुम एक बेबी बॉय को अडॉप्ट कर लोगी तब हम तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। तो इस कंडीशन में जो भी इसने कंसेंट दी है वो किसी थ्रेटनिंग में आकर के दी है यानी धमकी में आकर के दी है। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने कहा ऐसी कोई भी कॉन्सेंट यानी ऐसी कोई भी रजामंदी जो
ज़ोर ज़बरदस्ती में ली जाती हो वैसी रजामंदी वॉइड होगी। ठीक है। हमारा अगला केस है चीखम अमीराजू वर्सेस चीखम शीशम्मा। इस केस में बेसिकली एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को धमकी देता है, कहता है कि जो तुम्हारे कब्ज़े में प्रॉपर्टी आई है उस प्रॉपर्टी को मेरे ब्रदर के नाम पे रिलीज़ डीड बना दो, यानी कि मेरे ब्रदर के नाम कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो मैं सुसाइड कर लूँगा। तो इस जगह पे भी एक थ्रेटनिंग, एक धमकी का कंसेंट लिया गया, यानी धमकी दे करके एक कॉन्सेंट लिया गया। तो ऐसे कॉन्सेंट वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से कंसेंट ले ली जाती है, उसकी सम्मति ले ली जाती है, तो उस संविदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस संविदा पे दो प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है जो कि हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। पहला प्रभाव है सेक्शन नंबर 19 में। सेक्शन नंबर 19 में बताता है कि ऐसी संविदा जो कोर्जन यानी ज़ोर ज़बरदस्ती से करी गई हो तो उस संविदा पर उस पार्टी के ऊपर निर्भर करती है जिसकी रजामंदी ली गई है। यानी ऐसी संविदा शून्यकरणी संविदा होगी, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जिसने अपनी कंसेंट दी है उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस संविदा को शून्य कराना चाहता है कि वो इस संविदा के साथ कंटिन्यू करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। दूसरा इफेक्ट बताया है सेक्शन नंबर 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। अगर आप अपनी संविदा को शून्य कराते हैं तो आपके पास एक अधिकार है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी आपने ज़ोर ज़बरदस्ती में ट्रांसफ़र करी है, उस प्रॉपर्टी को अपने पास पुनः वापस ले सकते हैं, यानी रिस्टोर करा सकते हैं। तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो राइट है वो सेक्शन नंबर 64 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिया है। ठीक है। तो ये दो प्रभाव पड़ते हैं अगर कोई भी संविदा कोरोजन में यानी ज़ोर ज़बरदस्ती में करी जाती है। ये था सेक्शन नंबर 15। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 16 जो कि बताता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, यानी असमयक असर के बारे में। अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्जन में थिन लाइन का डिफरेंस है। कोर्जन में धमकी देते हैं लेकिन यहाँ पे प्रेशर देते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं, यानी कि एक सुपीरियर पार्टी होती है और एक इन्फीरियर पार्टी होती है। जैसे कि कोई मालिक है वो अपने नौकर के ऊपर प्रेशर बना सकता है, कोई टीचर है वो अपने स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर बना सकता है, कोई डॉक्टर है वो अपने पेशेंट पे प्रेशर बनाता है। तो ऐसे रिलेशन जिसमें डोमिनेशन नेचर हो उस रिलेशन को हम कहते हैं फिड्यूसरी रिलेशन। फिड्यूसरी रिलेशन का मतलब होता है ऐसे सभी रिलेशन जो एक ट्रस्ट पे क्रिएट होते हैं, यानी एक विश्वास पे क्रिएट होते हैं। तो विश्वास पे क्रिएट होने वाले रिलेशन जैसे मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, तो ये सारे रिलेशन फिड्यूसरी रिलेशन कहलाते हैं। अब यहाँ पर अगर कोई डोमिनेटिंग पार्टी किसी इन्फीरियर पर्सन को कोई आदेश देती है और वो व्यक्ति अपने मालिक के दबाव में आ करके कोई काम कर देता है या अपनी कंसेंट दे देता है, तो ऐसी कंसेंट हम इनवैलिड मानेंगे, यानी वॉइड मानेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो कंसेंट मिली है वो फ्री नहीं है, उसकी स्वयं की नहीं है। तो ऐसी सभी कंसेंट जो किसी प्रेशर में आकर के करी जाए वो सभी कंसेंट होती है अनड्यू इन्फ्लुएंस में। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि सेक्शन नंबर 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर किसी व्यक्ति ने असमयक असर पे यानी किसी के प्रेशर में आके कोई अपनी रजामंदी दे देता है तो ऐसी रजामंदी से हुए संविदा का क्या इफेक्ट यानी क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास सेक्शन नंबर 19A है जो बताता है कि अगर कोई भी संविदा अनड्यू इन्फ्लुएंस में होती है यानी कि असमयक असर के द्वारा होती है तो उस पर दो प्रभाव पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 19A का पैराग्राफ फर्स्ट बताता है कि ये ऑप्शन ऑफ द पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा
कि वो उस संविदा को कंटिन्यू करना चाहता है कि उस संविदा को वॉइड घोषित कराना चाहता है। दूसरा बताता है पैरा 2, कोर्ट के पास पावर है कि वो आपके केस को सेट असाइड कर दे या फिर आपको विदाउट रिफंड ऑर्डर पास कर दे। तो 19A का एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। एक व्यक्ति है A, उसने B नामक व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दिए इसकी नीड पर। सपोज 100 रुपीज़ उसने उधार दिए, A ने B को 100 रुपये उधार दिए, जो कि एक एग्रीकल्चरिस्ट है यानी कि किसान है। इस व्यक्ति को नीड थी, इसने 100 रुपये लिया इस व्यक्ति से, तो यहाँ पे ये व्यक्ति बड़ा हुआ, इसने पैसा दिया इसको, तो ये इसके अधीन आ गया यानी कि इसके अंडर आ गया। अब यहाँ पे ये सुपीरियर पार्टी है, ये इन्फीरियर पार्टी है, ठीक है। अब ये कहता है कि तुम हमको जो 100 रुपये मैंने दिया है उसका जस्ट डबल करके यानी 200 रुपीज़ के हिसाब से मुझे 6% पर मंथ देना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पर इसने प्रेशर डाला बी पर कि तुम्हें क्या करना है, हम 100 रुपये तो दे रहे हैं लेकिन 200 रुपये के हिसाब से 6% हर महीना मुझको चाहिए। ये इतना बेयर नहीं कर सकता था, इसलिए ये कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में इसने अपनी बात बताई, कहा कि इतना पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे क्योंकि उस वक्त हमको पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए हमने इनसे पैसे ले लिए थे और हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, लेकिन अब हमारे पास पैसा नहीं है, अब हम कैसे इनको पैसा वापस करें। कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ऐसी संविदा हम घोषित कर देते हैं वॉइड, ऐसी संविदा हम वॉइड घोषित कर देते हैं, लेकिन जो तुमने इनसे 100 रुपये लिया है उस 100 रुपये को ब्याज समेत वापस कर दो। वो बी के खिलाफ एक आदेश पारित कर देता है कोर्ट कि जो तुमने 100 रुपये लिया है वो ए को विद इंटरेस्ट रिटर्न कर दो। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 19A, ठीक है। इस पे भी केसेस हैं, एग्जाम्पल हैं, देख लेते हैं। अनड्यू इन्फ्लुएंस का पहला केस है एल्कर्ड वर्सेस स्किनर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, 1887 का केस। इस केस में बेसिकली एक यंग लेडी अपनी सारी संपत्ति एक चर्च के नाम ट्रांसफ़र कर देती है। वो इसलिए होता है, फादर उस चर्च का नन बना देते हैं इस लेडी को, इसलिए ये लेडी अंडर द प्रेशर एंड डिवाइन फियर में इस लेडी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस चर्च के नाम कर दिया। तो यहाँ पे देखा गया कि इसकी जो कॉन्सेंट ली गई थी, इसने जो अपना ट्रांसफ़र करा था, इसकी खुद की विल नहीं थी, लेकिन एक फियर था, एक डोमिनेशन कैरेक्टर था कि हाँ तुमने अगर इस तरह नहीं करा तो भविष्य में तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो यानी कि उसने एक प्रेशर क्रिएट करा, इस प्रेशर की वजह से इसने अपनी सारी संपत्ति एक चर्च के नाम ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसे प्रेशर को हम क्या कहेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है सेक्शन नंबर 17, जो बताता है फ्रॉड के बारे में यानी कपट के बारे में। फ्रॉड यानी कपट, जिसको आप धोखा भी कह सकते हैं, धोखा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपनी बात जो उसके तत्व हैं उसको छुपा करके किसी दूसरे व्यक्ति को बताए, ऐसे फैक्ट जो फॉल्स हो यानी झूठे हों, और ये फैक्ट जानबूझ करके दिया जाए कि हाँ हम जानते हैं कि ये चीज़ झूठी है लेकिन फिर भी हम इसको बता रहे हैं, तो दैट मीन्स अ फ्रॉड। नॉलेज में हम कोई भी फैक्ट दे रहे हैं किसी व्यक्ति को जो कि झूठे हैं, चाहे वो हम जल्दबाजी में दे रहे हों, चाहे बिना केयर करे हुए दे रहे हैं, तो वो सारे फैक्ट, वो सारे तथ्य जो भी होंगे वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। अब फ्रॉड से कंसेंट हम अगर कर रहे हैं यानी झूठ बोल करके उसकी रजामंदी ले रहे हैं, तो ऐसी रजामंदी इनवैलिड हो जाएगी। सपोज मैंने बताया कि ये पेन कैमलिन का है, हमने ऊपर लगा दिया कैमलिन का स्टिकर और अंदर जो भी इंक इसमें डाली है मैंने डुप्लीकेट डाल दी। कैमलिन की बॉडी है लेकिन इंक अंदर डुप्लीकेट है। जो इंक अंदर हमने डाली है डुप्लीकेट, वो मुझको पता है और इस तथ्य को हम आपसे छुपा रहे हैं और आपको ये पेन सेल आउट कर देते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि इसमें तो नकली इंक पड़ी थी
उसने हमसे कपट करा है। अब वो ऐसे सेल जो होंगे वो सभी सेल वॉइड हो जाएंगे, यानी कि ऐसी बिक्री वॉइड हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान खरीद रहा है या किसी संविदा के अंतर्गत आ रहा है, वो व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से पूछता है कि ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे हैं हम लोग, ये सही है, उचित है कि नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति साइलेंट रहता है और कुछ नहीं बताता है तो भी वो फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। अगर आपने हमसे पूछा ये पेन ओरिजिनल है कि नहीं है, अगर हम चुप रहें तो भी हम फ्रॉड की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यानी साइलेंस भी एक प्रकार का फ्रॉड होता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसमें साइलेंट फ्रॉड नहीं है और कुछ कंडीशंस हैं जिसमें साइलेंट फ्रॉड होता है। तो देखते हैं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें साइलेंट फ्रॉड है और जिसमें साइलेंट फ्रॉड नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं साइलेंस कब फ्रॉड है। तो साइलेंस तब फ्रॉड है जहाँ पे आपको बताया है ड्यूटी टू स्पीक, यानी कि जहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट है बोलने की, वहाँ पे अगर आप साइलेंट हैं तो उस जगह पे आपने फ्रॉड कमिट करा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने पूछा कि इसमें जो इंक पड़ी हुई है वो ओरिजिनल है कि नहीं है, तो वहाँ पे अगर हम चुप रहते हैं दैट मीन्स हमने फ्रॉड कमिट करा है। इसी तरीके से जहाँ पर ट्रस्ट का रिलेशन होता है या जहाँ पर ब्लड रिलेशन होता है, उस कंडीशन में आप अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जिसमें आप उसके फैक्ट को कंसील करते हैं तो भी आपने फ्रॉड कमिट करा है। फॉर एग्जांपल, एक दूसरा एग्जांपल, फादर अगर एक इंसेन यानी अनसाउंड माइंड एक हॉर्स अपने सन को यानी लड़के को सेल आउट करते हैं और बेटा इस विश्वास में ले लेता है कि ये मेरे पिता हैं, इस ट्रस्ट में ले लेता है, तो यहाँ पर फादर ने फ्रॉड कमिट करा है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, कब साइलेंस फ्रॉड होगा, वेयर साइलेंस इज डिसेप्टिव, वेयर साइलेंस इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव का मतलब होता है कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में पूछता है कि ये चीज़ सही है या गलत है और आप चुप रहते हैं, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे उस व्यक्ति ने फ्रॉड कमिट करा है। अगर उसने कोई ऐसे तथ्यों को छुपाया है जो उसको बताना ज़रूरी था, उस कंडीशन में उस व्यक्ति ने फ्रॉड कमिट करा है। एक बहुत ही अहम मैक्सिम है, मैक्सिम का नाम है उबरीमा फिडेस। उबरीमा फिडेस एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है अटमोस्ट गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और आप उसके साथ विश्वासघात करते हैं, आप उसके ट्रस्ट को तोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने उसके साथ फ्रॉड कमिट करा है। ठीक है। जैसे इंश्योरेंस के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसी मैक्सिम पे डिपेंड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्सिम है फॉर द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो जो भी इंश्योरर होता है और जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसके बीच में कोई भी फैक्ट झूठे नहीं बताने चाहिए, एक दूसरे से दोनों को बहुत ही क्लियर होना चाहिए, यानी कि कोई भी फैक्ट का कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, जो भी तथ्य हैं वो एक दूसरे से शेयर करने चाहिए। थर्ड कंडीशन है हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ के बारे में हमने कंसेंट दिया है और आपसे संविदा कर रहे हैं और उस संविदा में हमने जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको बताते बताते एकदम से चुप हो जाते हैं और कुछ फैक्ट को छुपा लेते हैं, यानी आधा फैक्ट बताते, तो उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संविदा या कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसी कंडीशन फ्रॉड कहलाएगी। फोर्थ कंडीशन है चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस। चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है कि हमने पहले बताया कुछ और था और अब कुछ और हमने आपको बता रहे हैं, यानी कि पहले कुछ और बताया है और जिस टाइम संविदा हो रही है उस टाइम कुछ और बता रहे हैं, तो दैट मीन्स हमने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया है, तो उस चीज़ को हम कहेंगे फ्रॉड। अब साइलेंट कब फ्रॉड नहीं होगा, जब कोई व्यक्ति केविएट एम्पटर के अंतर्गत आकर के कोई सेल परचेज करता है तो उस कंडीशन में फ्रॉड नहीं माना जाएगा।
केविएट एम्पटर का मतलब होता है लेट द बायर टू अवेयर। दैट मीन्स कि जो भी बायर है, जो भी ग्राहक हैं, उनको जानने का अधिकार है कि वो जिस चीज़ को ख़रीद रहे हैं वो असली है कि नकली है। उनके खुद के विवेकानुसार वो उस चीज़ को खरीदें या उसको इस्तेमाल करें। केविएट एम्पटर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बहुत ही अहम मैक्सिम है और जितने भी हमारे सेल परचेज जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो केविएट एम्पटर पे डिपेंड करते हैं। तो इन कंडीशन में साइलेंस जो भी होगा वो फ्रॉड नहीं होगा। तो अब देखते हैं सेक्शन नंबर 18 जो कि बताता है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में, यानी कि मिथ्या प्रस्तुति के बारे में। सेक्शन नंबर 18 बताता है मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। किसी व्यक्ति की कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ली गई है तो ऐसी कंसेंट वॉइडेबल होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या प्रस्तुति होता क्या है। फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के बीच में बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। फ्रॉड में आदमी इंटेंशनली जानबूझकर कोई तथ्यों को छुपाता है और मिस रिप्रेजेंटेशन में विदाउट इंटेंशन वो तथ्यों को छुपाता है। नॉलेज तो होती है कि हाँ हम इस चीज़ को छुपा रहे हैं या इस चीज़ को गलत बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उसका छिपा इंटेंशन नहीं होता है, बल्कि फ्रॉड में इंटेंशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए की एक प्रॉपर्टी है जो बी को एज अ रेंट पे दिया है। बी यहाँ का टेनेंट है इस प्रॉपर्टी का और ए उस प्रॉपर्टी का लैंड ओनर है, ठीक है। अब यहाँ पे बी के कुछ जानने वाले इसके घर पे आते हैं जहाँ पे वो रह रहा होता है। बी से पूछते हैं यार ये तुम्हारा घर है? तो बी कहता है अगर कि हाँ ये मेरा घर है, मैंने हाल ही में ख़रीदा है और अगर तुमको रहना है तो यहाँ पे रह सकते हो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे तथ्यों को छुपा रहा है, जबकि बी का ये घर नहीं है, घर तो है ए का। यहाँ पे बी तथ्य छुपा रहा है कि ये यहाँ पे रेंट पे है, इस तथ्य को बी छुपा रहा है। तो यहाँ पे बी ने मिस रिप्रेजेंटेशन करा है। अगर कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन से कंसेंट ले करके किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर लेता है तो उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उस संविदा पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, चलिए जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मिस रिप्रेजेंटेशन में आकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तो उसके ऊपर दो प्रभाव पड़ता है जो कि सेक्शन नंबर 19 बताता है। सेक्शन नंबर 19 का पैरा फर्स्ट बताता है कि अगर कोई व्यक्ति मिस रिप्रेजेंटेशन के कंसेंट में आकर के कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है जिसने उस कंसेंट को दिया है कि उस संविदा को वो संचालित करना चाहता है कि उस संविदा को शून्य कराना चाहता है। सेक्शन 19 का सेकंड पैरा कहता है, पैरा 2 कहता है पार्टी इंसिस्ट कर सकती है, यानी जिसने कंसेंट दिलाया है वो इंसिस्ट कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है दूसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करे रखे। इस कंडीशन में अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, ये ऑप्शन ऑफ द पार्टी के ऊपर है कि उसको वो संविदा संचालित करानी है कि उसको रद्द कराना है। मिस्टेक यानी कि भूल, जो कि सेक्शन नंबर 20 से लेकर के 22 तक की है, इसमें बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संविदा करता है और वो भूल से संविदा कर लेता है या भूल से उसमें अपनी कंसेंट दे देता है तो उस कंसेंट को या तो वॉइड करा जा सकता है या फिर उस कंसेंट को निगलेक्ट करके संचालित करा जा सकता है। तो दो कंडीशन इसमें होती हैं। मिस्टेक दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ लॉ यानी विधि की भूल, सेक्शन नंबर 21 में है। दूसरी है मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी तथ्य की भूल, सेक्शन नंबर 20 और 22 में डिफाइन है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां से जा कर के इसको डीपली समझ सकते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है ऐसी कोई भूल जो विधि में तो लिखी है लेकिन आपके ज्ञान में नहीं थी उस वक्त। मीन्स कि अगर किसी विधि में कोई क्राइम को मेंशन करा गया है और आप वो क्राइम कर देते हैं ये अनजाने में कि जो हम एक्ट कर रहे हैं वो क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है, जबकि वो क्राइम है और लिखा हुआ है लेकिन उस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। तो आप
अगर वो क्राइम करते हैं और आप फंस जाते हैं और आपके ऊपर एलिगेशन लगा, अब आप पीछे नहीं हट सकते हैं कि नहीं, मुझको ये चीज़ पता ही नहीं था कि ये क्राइम है। इसलिए ऐसी भूल इनवैलिड होती है और आपसे करा गया हुआ कोई भी जो काम होता है वो वैलिड माना जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि ऐसे कोई तथ्य जो भूल से हो गए हों। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।